नेताजी ने कहा था समाजवादी पार्टी बख्शिश की राजनीति नहीं करती, परिवर्तन की राजनीति करती है। क्या है समाजवादी पार्टी? उस समय जो लड़ाई थी वो कांग्रेस पार्टी से थी। आज कांग्रेस के साथ हैं हम लोग और सामने जो लड़ाई जिनसे है वो बहुत ज्यादा कम्युनल पार्टी है जो किसी की परवाह नहीं कर रहा, न संविधान की, न कानून की, न नियमों की, न किसी परंपरा की। अयोध्या की हार भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत है और समाजवादी पार्टी ने उन लोगों का मुकाबला किया जिन्होंने हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स की। लोग कहते हैं कि यूपी में कांग्रेस के लिए सपा थाली सजा कर रखती है और कांग्रेस आकर बाजी मार लेती है, लेकिन यूपी से बाहर कांग्रेस सपा को बोलती है कि हम आपके हैं कौन। ये कैसा प्यार है? अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इसे बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीति में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे 2015, लखनऊ मेट्रो 2016, स्टेडियम 2016, जो आपने काम जो दिखाया है वो लास्ट के 3 साल में दिखाया है, तो आपको क्या काम करने का कम मौका मिला उसमें? इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है आपको? बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं, इसलिए इस तरह की बात को आर्ग्यू करते हैं। समाजवादी पार्टी और मैं व्यक्तिगत खुद जाति जनगणना को 100% कराना चाहता हूँ। जातियों में बांटेंगे लोगों को? फिर कौन कहता है कि बांटेंगे? ये तो बोल ही रहे हैं लोग, बटेंगे तो कटेंगे। जिस तरह की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कुछ लोग इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, वो हो सकता है सरकारों के बजट से भी ज़्यादा बड़ी उनके पास ताकत हो। जब आपसे घर खाली करवाया था तो आप पे बहुत इल्जाम लगाए थे कि आपने तो टूटी भी निकाल के ले गए। जो कुछ हुआ वो समाजवादी पार्टी ने और जो मैंने 2012 के बाद किया है, यूपी को एक विजन दिया, यूपी को एक डायरेक्शन दिया कि इस डायरेक्शन पे अगर उत्तर प्रदेश चलता है तो उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के बीच में खुशहाली पहुंचेगी। थोड़ी बातें करेंगे। मेरा नाम अभिषेक व्यास है, मैं बेंगलोर से आया हूँ सर, आपसे मिलने के लिए और आपसे चलिए, कुछ बहुत वार्तालाप धन्यवाद। करने के लिए। मैं आपका इंटरव्यू नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी, अखिलेश भैया जी कैसे हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। तो आपके लिए कुछ शब्द हैं और अगर कुछ गलती हो जाए तो कोई मेरे को डांटना मत। हवाओं का रुख बदलना जानते हैं, अंधेरों में दिया जलाना जानते हैं। हवाओं का रुख बदलना जानते हैं, अंधेरों में दिया जलाना जानते हैं। जो देखे सपने नए उत्तर प्रदेश के, हम उन सपनों को सजाना जानते हैं। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमन शो में। और आप पार्टी के अंदर बैठे हैं, पार्टी के कार्यालय में हम बैठे हैं, तो मैं शुरुआत आपसे यही करना चाहूँगा। पार्टी के बारे में बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव जब पार्टी की शुरुआत करी थी, तो जब भी हम उनके भाषण सुनते हैं, बात सुनते हैं, तो उनकी एक विचारधारा आती है। क्या है समाजवादी पार्टी? क्या आपको उनके शब्द याद है आज भी? समाजवादी पार्टी जो नेताजी ने जिस विरासत को हम लोग को दिया पॉलिटिकल लेगेसी को कैरी ऑन करने के लिए, अ, जो गरीब किसान, जो आखिरी व्यक्ति है, उसके चेहरे पे कैसे खुशहाली आए और जिस तरह की आज आर्थिक नीतियां तैयार हो रही हैं, उसमें गरीब का भी कहीं न कहीं उनके सम्मान के लिए कुछ फैसले हों। नेताजी ने जो समाजवाद दिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके साथ उन्होंने काम किया, जयप्रकाश जी के आंदोलनों में शामिल रहे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो एक बड़ी विरासत संविधान की देकर के गए, उसको हम लोग आने वाली पीढ़ी को कैसे देकर के जाएं। वो तमाम सिद्धांत, तमाम फैसले जो नेताजी ने समय समय पर लिए, वो हम समाजवादियों को सब याद हैं। उन्हीं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय नेताजी ने कहा था समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती, परिवर्तन की राजनीति करती है। उस समय की विचारधारा और आज में क्या परिवर्तन है सर? जिस समय नेताजी ने कहा कि हम बख्शिश की राजनीति नहीं करते हैं, उस समय जो परिस्थितियां राजनीतिक रही होंगी, उन परिस्थितियों को देख करके उन्होंने अ, सिद्धांत दिया और एक ठोस बात जनता के बीच कही। वही लड़ाई लड़ते लड़ते आज समाजवादी लोग इस जगह पहुंच गए हैं। उस समय जो लड़ाई थी वो कांग्रेस पार्टी से थी। उस समय तमाम गठबंधन समाजवादी पार्टी बना रही थी। आज कांग्रेस के साथ हैं हम लोग और सामने जो लड़ाई जिनसे है वो बहुत ज़्यादा कम्युनल पार्टी है। तो कम्युनल लोगों से लड़ाई और ऐसा दल जो सत्ता में है, जो किसी की परवाह नहीं कर रहा, न संविधान की, न कानून की, न नियमों की, न किसी परंपरा की।
तो सच्चाई तो यही है कि राजनीति में आपको जोखिम भी उठाना पड़ेगा और कोई आपको बढ़ाने के लिए फ्री में नहीं है कोई चीज़। जैसे मार्केट में आप जाते हैं ना, एक के साथ एक फ्री। पर फ्री तो बाँट रहे हैं आज आज। की पॉलिटिक्स में कुछ फ्री नहीं है। इसीलिए बख्शिश की राजनीति नहीं है, आपको खुद मेहनत खुद तैयार कर के आगे बढ़ना पड़ेगा। पर बहुत सारी चीज़ें फ्री बाँट ली जा रही है आज। वो एक अलग है, क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिस तरीके से बड़े लोग बनते जा रहे हैं, आप गरीब को क्या दोगे? अंततोगत्वा आपको टैक्स लीजिए उनसे हुँ। और गरीब के कुछ पैसे लीजिए। तो फ्री बँटना, फ्री देना कोई खराब योजना नहीं है। लेकिन वहीं उसको भी बराबर का हक और सम्मान मिले, उसके लिए कार्यक्रम योजना बननी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कुछ लोग इतने बड़े हो जाएँगे, इतने बड़े हो जाएँगे, वो हो सकता है सरकारों के बजट से भी ज़्यादा बड़ी उनके पास ताकत हो। अच्छा भैया जी, है ना, आज अपन वैसी बात नहीं करेंगे नेता वाली जैसी बात कि आज आपके साथ में बहुत सारी जनता है और आज अपन बात करेंगे अखिलेश भैया क्या है। तो मैं थोड़ी बचपन की बातें आपको निकालने की कोशिश करूँगा कि बचपन की बातें जब अखिलेश भैया जी छठी क्लास में थे, तब उनको सैनिक स्कूल धौलपुर में भर्ती कराया गया और नेताजी ने उस टाइम कहा था, सैनिक स्कूल तुम्हें अनुशासन सिखाएगा, जो जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अनुशासन कितना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए और आपके जीवन में अनुशासन ने क्या योगदान दिया? किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए या किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए आपके अंदर खुद अनुशासन हो और जिस फौज के साथ आप चल रहे हो उसमें भी अनुशासन हो। क्योंकि मिलिट्री स्कूल जिसमें मैं पढ़ा, उसमें बिल्कुल अनुशासन के साथ ही हर चीज़ होती है, हर चीज़ समय से होती है वहाँ। और अनुशासन हर क्षेत्र में हो, यही सिखाया जाता था उस स्कूल में। अच्छा, जब आपका एडमिशन हो रहा था, तब एक बहुत बड़ा वाक़या था जब आपके पैनलिस्ट बैठे थे वहाँ पे, आपसे एक सवाल पूछा था, क्यूट सा सवाल, व्हाट इज़ हेलमेट? अगर आपको याद हो तो? नहीं, अब वो बातें मुझे याद नहीं, हो सकता आपने कहीं से पिक की हों, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता है। अच्छा ना, सबके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है सर। किसी को फ़ोन आता है कि उसकी उसकी ज़िंदगी चेंज जाती है या फिर कोई-कोई बंदा उसको पकड़ के ले जाता है, चलिए तेरे को मैं करवाता हूँ आगे टाइम पे। तो 1999 में जब देहरादून में आप थे, तो अचानक आपके फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, घर लौट आओ, तुम्हें कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़ना है। उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या माइंडसेट था, क्या रिएक्शन हुआ कि अच्छा मुझे क्या करना है? क्योंकि आप तो राजनीति में नए आ रहे थे। देखिए, उस समय से अभी बहुत समय गुज़र गया है। अम, क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन ये है कि अब कुछ और तैयारी करनी है, अब सीधे पॉलिटिक्स में जाना है। पहला रिएक्शन ये तो होगा कि आप रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं, कि अब आपको कुछ और काम नहीं करना है। अब आपके लिए एकदम फ़ोकस कोई तैयारी हो गई है, उसी में आपको अब रहना है। पर कैसा माइंडसेट रहता है, मतलब उस टाइम पे कैसा माइंडसेट रहता है एक युवा का? कुछ अगर आप उसके बारे में विचारधारा बता क्योंकि पाएँ? अगर आपका कुछ एम है दूसरा काम करने का और आप किसी काम के लिए ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, या आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। बट इंजीनियरिंग करने के बाद, क्योंकि इन सब माँ-बाप का सपना होता है कि इंजीनियरिंग मेरा बेटा कर ले, पर आप एक अलग परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ से पॉलिटिकल का सफ़र। हर इंसान या जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, वो यही कोशिश करता है कि कोर्स पढ़ जाए, ख़त्म हो जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए, हुँ, तो किसी न किसी प्रोफ़ेशन में आप चले जाएँ। हुँ। तो स्वाभाविक है कि इंजीनियरिंग की थी मैंने, तो कहीं न कहीं जॉब ही करता मैं। लेकिन अगर उसी फ़ोन कॉल ने एक बड़ा जॉब दे दिया हो, तो शायद पुराना जॉब छोड़ दूँगा मैं उसके लिए। अच्छा, 2012 के अंदर चुनाव जीतने के बाद में मुलायम सिंह जी यादव जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे? जैसा कि हर माँ-बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा करेगा, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या वैसा ही हुआ या चीज़ें बदल गई? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए नेताजी ने प्रपोज़ किया, हुँ, लेकिन बनाया तो विधायकों ने था। और क्योंकि 2012 से पहले उसके पीछे जो तैयारियाँ हुई हैं और तैयारी कर के जनता ने जो समर्थन दिया, उसकी वजह से सरकार बनी। हुँ। और उस समय जो भी नेताजी ने फैसला किया, उस समय के विधायक मिल कर के जो फैसला लिया, नेताजी चाहते थे, इसलिए विधायकों ने वो फैसला लिया, क्योंकि उस समय हमारा रोल बहुत लिमिटेड रहा होगा, लेकिन नेताजी ने ही बनाया था। तो आज की, अगर चलो अपन आज की बात करते हैं सर, तो आज में क्या है कि किसी भी नेता का आप बात सुनो, भाषण सुनो। अभी कल परसों का एक आप विधानसभा में थे तो वहाँ पे एक सर ने बोला थोड़ा भाषण तेज कर दिया और आवाज़ तेज कर दी अपनी। तो आपने बोला बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं।
किसी भी नेता का भाषण सुनते हैं, बात सुनते हैं तो भड़काऊ भाषण आते हैं और मैंने अभी रिसेंटली एक एमपी का भी इंटरव्यू किया, वो भी थोड़ा बहुत अग्रेसिवली बात करने लग जाते हैं कि आप लोगों ने ये नहीं किया, आप लोग वो नहीं करते हो। पर जब भी आपकी बात सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप एक छोटा-सी उत्तर देते हैं और बहुत मीठा बोलते हैं। ये व्यक्तित्व सर कहाँ से आया? नहीं, नहीं देखिए क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं और एग्रेसिव क्यों होंगे हम लोग? किस बात के लिए नाराज़ होंगे? या हमारा बिहेवियर क्यों बदलेगा किसी के लिए? इतना कुछ करने के लिए है, जो जिनके पास कुछ करने और दिखाने के लिए नहीं है, वो हो सकता है वो गुस्सा करते हों। गुस्से से हो सकता है सामने के वाले की बात दबाना चाहते हों। समाजवादियों ने इतना काम किया है, अगर हम लोग काम पे ही बात करना चाहें, तो उससे कितने लोगों का जीवन बदला है। तो जो लोग कुछ काम नहीं करना चाहते हैं या राजनीति को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो एग्रेसिव हो रहे हैं। वो समय-समय पर पूरा लोगों का ध्यान हटाने के कुछ लिए फैसले लेते हैं। आपके मायने में क्या है राजनीति? देखिए पॉलिटिक्स में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, पॉलिटिक्स है आप बदलें, एक नया डायरेक्शन दें, क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? एक नया डायरेक्शन दें, नया विज़न दें। किस दिशा में? जो हम लोगों ने किया है, क्योंकि जिस समय उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काम करना शुरू किया और नेताजी ने जब मौका दिया, तो समाजवादी पार्टी ने कोशिश की कि उत्तर प्रदेश को एक विज़न दें, हुँ। एक नए डायरेक्शन में ले कर के जाएँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो फैसले लिए, उन फैसलों का परिणाम आज दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अ, सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी। हुँ। उत्तर प्रदेश में 2012 से पहले जितना बिजली का उत्पादन होता था, उसको दुगना अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी सरकार ने। क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ें क्या हैं? सड़क अच्छी बने, बिजली बने, हॉस्पिटल्स बेटर हों, एजुकेशन सेक्टर बेटर हो, तो समाजवादी पार्टी ने और जो मैंने 2012 के बाद किया है, यूपी को एक विज़न दिया, यूपी को एक डायरेक्शन दिया कि इस डायरेक्शन पे अगर उत्तर प्रदेश चलता है, तो उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के बीच में खुशहाली पहुँचेगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब समाजवादियों ने देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया, न केवल उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनने लगे ज़्यादा, बल्कि देश ने भी एक्सप्रेसवे बनाने की अपनी डिज़ाइन बदल दी। हुँ। और आज भी समाजवादी पार्टी का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक एग्ज़ेम्पलरी है। न केवल ये, बल्कि समाजवादी पार्टी में सरकार बनने के बाद हॉस्पिटल्स कैसे बने और उसका उदाहरण है आपका लखनऊ का कैंसर इंस्टीट्यूट, आपका जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, आपका आज़मगढ़ का मेडिकल कॉलेज। तो ये वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बनना शुरू हुए थे पुरानी सरकार में, जिनको आगे बढ़ाने का काम किया। बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं था, बिल्कुल बिना बिजली के आप क्या प्रोग्रेस करेंगे? ना इंडस्ट्री आएगी, ना लोगों का जीवन बदलेगा, ना किसान की मदद होगी। तो कम से कम समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली के कारखाने लगवाए। और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, जब हम और आप बात कर रहे हैं, जो आज सरकार है, उसने कोई बड़ा बिजली का कारखाना नहीं लगाया। आज जो भी बिजली उत्तर प्रदेश को मिल रही है, वो समाजवादी सरकार की वजह से बिजली उत्तर प्रदेश को मिल रही है। एक तो ये बात हो गई। वहीं समाजवादियों ने जो नया डायरेक्शन दिया कि अभी तक ये होता था कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और ख़ासकर आईटी सेक्टर में जितने लोग काम करते हैं, वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाज़ियाबाद से बाहर नहीं निकलती थी कंपनियाँ। समाजवादी पार्टी ने उस समय फैसला लेकर के एचसीएल जो दुनिया की और भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी सेक्टर में जो काम कर रही है, उसको लखनऊ में लाने का काम किया। वो जो सुविधाएँ चाहते थे, वो सुविधाएँ दी हम लोगों ने और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हज़ारों बच्चे जो प्रोफ़ेशन सबसे बेहतर माना जाता है, जिसमें पे स्केल सबसे ज़्यादा होती है, व्हाइट कॉलर जॉब, वो अगर किसी ने सबसे ज़्यादा देने का काम किया लखनऊ में, तो आज भी एचसीएल जो समाजवादी सरकार में बना था, उसी की वजह से 6000 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी और उससे जुड़ कर के उन्हें काम मिल रहा है। वैसे अभी मैं आज मैं टैक्सी में आ रहा था क्योंकि यहाँ तो टैक्सी चलती है, मैं टैक्सी में आया तो आपने बोला कि आपने बिजली के कारखाने बहुत सारे बनवा दिए, काम आपने किया है। पर आज उसका एक स्टेटमेंट था आते-आते कि भैया आपको ये पता नहीं है कि हमको बिजली का बिल जहाँ पे ₹500 आना था, वहाँ हमको ₹15,000 बिल आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग काम नहीं अपना नाम लिखाते हैं।
जहाँ समाजवादियों का काम होगा वहाँ नाम लिखा देंगे अपना। और बिजली का बिल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार कुछ लोगों को मुनाफा पहुँचाना चाहती है और सरकार जो लगातार घाटे में जा रही है, जो काम उनको करना चाहिए, जिन फैसलों से बिजली की बचत हो सकती है, वो काम नहीं कर रहे हैं। और जबकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात की मांग की कि जो दिल्ली की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाए बिजली का। कोटा बढ़ने का परिणाम ये होगा कि सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश को ज़्यादा मिलेगी और जब ज़्यादा उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिलेगी, तो हमारे किसान को, आम लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी। तो सवाल ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि आपके ही प्रधानमंत्री दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आप बोलते हैं, जिस प्रदेश ने आपको सरकार बनाने का मौका दिया, उस प्रदेश को आप क्या लाभ पहुँचा रहे हैं? आप कम से कम बिजली सस्ती पहुँचा दें। तो ये जो मुनाफ़ा कमाने का काम है, जो अपने लोगों को ये बिजली चोरी करने का मौका दे रहे हैं, उसी की वजह से बिजली के बिल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब 2012 में मुख्यमंत्री चुने गए थे ना, तब लोगों ने कहा था कि ये कैसे सँभालेंगे, क्योंकि आप उस टाइम पे फ्रेशर थे, एकदम नए। मेरा नाम अभिषेक व्यास है, मैं बैंगलोर से आता हूँ, जैसे मैंने बताया। मेरी भी कंपनी है, 200 लोगों को हमने काम दे रखा है, 1000 लोग हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं आज। मैं भी फ्रेशर को देखता हूँ कि उनकी भावनाएँ देखता हूँ, कि यार तुम में काम करने की भावना होनी चाहिए। जो आपके शब्द थे, आज पहले वो शब्द हुआ करते थे, काम करने की भावना होनी चाहिए, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। तो आपके नज़रिए में आप युवाओं के साथ कैसे जुड़े रहेंगे, अगर उनको अनुभव नहीं होगा तो? जो जो समय आ गया है, उसमें कहीं न कहीं नई पीढ़ी को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यू हैव टू, मतलब स्किल देनी पड़ेगी आपको और ट्रेनिंग स्किल से ही उनका फ्यूचर भी बनेगा, वो कुछ चीज़ें सीख भी पाएँगे और जब सीखेंगे तभी तो अनुभव मिलेगा उनको। पर प्राइवेटाइज़ेशन इतना ज़्यादा नहीं है जिसकी वज़ह से उनको इस अप स्किल कर पाएँ। आप बेरोज़गारी देखोगे तो चरम सीमा पे है। राजस्थान के डेटा का एक आंकड़ा बताता हूँ, 1 करोड़ लोगों ने नौकरी का आवेदन किया, जिसमें से 60 लाख लोग लगभग 10वीं पास है और 38 लाख लोग लगभग 12वीं पास है। जब अप स्किलिंग ही नहीं हो रही उनकी, तो वो कैसे नौकरी करेंगे और कैसे ढूँढेंगे? नहीं, ये गलती नौजवानों की नहीं है, ये सरकारों की गलती है, जिसकी वजह से इस तरह के डेटा मिल रहा है। अब डेटा ये भी कहता है कि अगर आप पुलिस की भर्ती के लिए नौकरी निकालें, तो बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग या अनदर प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो होते हैं, वो कर के उन्हें नौकरी मिल रही है पुलिस। तो सोचिए पुलिस में भी भर्ती में वो बच्चे जा रहे हैं, जिन्हें काम कुछ और करना चाहिए। तो ये ज़िम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर ग्रोथ करा रही है किसी सेक्टर में, मान लीजिए सरकार ने तो अपना बाज़ार खोल दिया, बाज़ार खोलने से व्यापार बढ़ गया, तो कम से कम आपको अपनी पढ़ाई का स्तर बेहतर करना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करने चाहिए और दुनिया में जो सबसे बेहतर एग्ज़ेम्पलरी काम है, उनसे कुछ सीख करके अपने देश के युवा नौजवानों को उस दिशा में पढ़ाई, उस दिशा में ट्रेनिंग देनी चाहिए। मान लीजिए देश का सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर जो नौकरी दे रहा है, वो सर्विस सेक्टर नौकरी दे रहा है। अगर हम लखनऊ में ही देखें, तो जो बच्चे बहुत अच्छी नौकरी पा सकते थे, लेकिन मजबूरी में डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। बैंगलोर जैसा बड़ा सिटी है, अगर आप वहाँ देखेंगे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो डिलीवरी करने जा रहे हैं घरों में, वो आप सोचो हो सकता है वो इंजीनियर हों, हो सकता है वो एमबीए कर के आए हों। तो ये गलती किसकी है? कि जिस प्रोफ़ेशन की जिन्होंने जो पढ़ाई की, उस हिसाब से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उस हिसाब से रोज़गार नहीं मिल रहा। मेरा मानना ये है, ये सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है, तो वो सरकार की गलती है। युवा और नौजवान की गलती नहीं है कि वो 10वां पढ़ लिया या 12वां पढ़ लिया। और जो बात आप कह रहे हैं, इस बात को मैंने भी महसूस किया और जब मैं सरकार में था, तो फ़ैसला ये लिया मैंने कि पुलिस की भर्ती के लिए कोई परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। हुँ। आप 10वां 12वां पास हैं, आपको केवल ट्रेनिंग करनी है और केवल फिज़िकल टेस्ट पास करना है, आपको नौकरी मिल जाएगी। हमारे देश में क्योंकि इतनी नौकरी की ज़रूरत है, इतने लोगों को काम की ज़रूरत है कि कोई न कोई नया मॉडल सरकार को क्रिएट करना पड़ेगा। हुँ। आप क्वेश्चन पेपर करा नहीं पा रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन नहीं करा पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहे हैं, परीक्षाएँ एक के बाद एक रद्द हो रही हैं, जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो अंततोगत्वा आप क्या करेंगे? इतनी बड़ी फ़ौज जो अनएम्प्लॉयड है उसको कैसे नौकरी रोज़गार देंगे? इसलिए सरकार को कोई न कोई मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि जो नौजवान चाहता है, जो उसके सपने हैं, पूरे करने के लिए उस हिसाब से उसे रोज़गार नौकरी मिले। अच्छा, 2027 के चुनाव में आप जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं वापस, तो एजुकेशन के सेक्टर में आप क्या करेंगे? देखिए, अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा,
क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल कर लेंगे। इसलिए कम से कम समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों को ये भरोसा है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि समाजवादी लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, विजनरी लोग हैं। वो उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम करेंगे, नई चीज़ें उत्तर प्रदेश में लाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन बदलेगा, किसानों को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। अच्छा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे 2015, लखनऊ मेट्रो 2016, स्टेडियम 2016, 2012 से 2017 तक, मतलब जो आपने काम जो दिखाया है वो लास्ट की 3 साल में दिखाया है। तो आपको क्या काम करने का कम वो मौका मिला उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं, इसलिए इस तरह की बात को आर्ग्यू करते हैं। क्योंकि जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वही आपसे बात करते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है आपको? सोशल मीडिया से मिल रही है, न्यूज़पेपर से मिल रही है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, उससे पहले सरकार किसकी थी? उससे पहले जो सरकार थी, उसकी कमियों को दूर कर के और अपना जो मैनिफेस्टो है, अपना जो विज़न है, उसको लागू करने में तो समय लगेगा। तो इसलिए अगर कुछ समय चला भी गया, लेकिन हम लोगों ने उसकी भरपाई की, उन प्रोजेक्टों को टाइम से और जल्दी ख़त्म कर के। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लखनऊ की मेट्रो बनी है, देश की इतनी फास्ट रिकॉर्ड टाइम में कोई मेट्रो नहीं बनी होगी, जितनी समाजवादी सरकार में लखनऊ की मेट्रो बन गई है। ये बात तो आप सही कह और रहे हैं। इसके अलावा, क्योंकि आप बेंगलोर में से आए हैं, बेंगलोर में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको घंटों लग रहे हैं, अभी भी मेट्रो बन रही है। घंटे नहीं, 5 2-2 घंटे किलोमीटर जाने लगते हैं, में 4 डेढ़ घंटे घंटा लगते लगता हैं। है। कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कहो आपका पूरा दिन चला जाए, 5 घंटे लगें, 4 घंटे लगें, 3 घंटे लगें। लेकिन अ, वो फ्लाईओवर जो समाजवादियों ने कभी उत्तर प्रदेश में बनाया था, बेंगलोर में भी नहीं था, चेन्नई में भी नहीं है, बॉम्बे शायद अब बना रहा है, कलकत्ता में भी नहीं है, किसी भी बड़े शहर में नहीं है। जो समाजवादी सरकार में हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में बनाया था, वो गाजियाबाद के लोग जानते होंगे, दिल्ली से जोड़ने वाला सिंगल पियर पर 6 लेन एलिवेटेड रोड अगर किसी ने बनाई थी, तो रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी लोगों ने बनाई थी, जिससे लोगों का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बचता है। सोचो, उनके जीवन के हम लोगों ने 3 घंटे बचाए, नहीं तो वो उसी ट्रैफिक में, उसी सड़क पर अपने जीवन के 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में गुजार देते हैं। समय तो सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमको 5 किलोमीटर जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है और हमको 10 साल हो गए वहाँ पे बैंगलोर में, जहाँ पे हमको मेट्रो तक नहीं मिली आज तक। नहीं, मेट्रो बन रही है, लेकिन क्योंकि बड़े शहर अगर बन रहे हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बनाना पड़ेगा। बड़े-बड़े शहर जो बन गए हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आप कभी ट्रैफिक की समस्या की वजह से, कभी आप पॉल्यूशन की वजह से, कभी और कारणों से आप परेशानी होते रहेंगे। इसलिए छोटे शहरों को जल्दी डेवलप करो, तो वहाँ जीवन और लोगों को ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन में पीडीए क्या है? क्योंकि आपके गठबंधन में तो इंडिया है, तो पीडीए क्या क्यों बोलते हैं? नहीं, हमारा ये गठबंधन इंडिया है, और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने की रणनीति का नाम है पीडीए। लोग कहते हैं कि यूपी में कांग्रेस के लिए सपा थाली सजा कर रखती है और कांग्रेस आकर बाजी मार लेती है। लेकिन यूपी से बाहर कांग्रेस सपा को बोलती है कि हम आपके हैं कौन? ये कैसा प्यार है? कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, और अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन राजनीति में स्पेस देते रहना चाहिए। हर एक दल को स्पेस मिलेगा तो गठबंधन और मजबूत होगा। एक प्रमुख नेता है, वो उन्होंने आपका साथ दिया, गठबंधन गठबंधन में साथ दिया, लेकिन भाजपा से जुड़कर फिर मंत्री बन गए। पूर्वांचल जी के नेता है ओम प्रकाश राजभर जी। नहीं, उनके बारे में इसलिए नहीं बोलेंगे कि उन्होंने कुछ श्लोक बोल दिया है आजकल। आजकल नया भजन गा रहे हैं वो भजन ऐसा है कि कोई नहीं गा सकता, वो ही गा सकते हैं केवल। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या ने अपनी जीत में भारतीय जनता पार्टी को हार, और आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मतलब ये क्षेत्रीय मुद्दों की जीत मानी जाए या राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बदलाव आना है यहाँ पे? देखिए, अयोध्या की हार भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत है, और समाजवादी पार्टी ने उन लोगों का मुकाबला किया जिन्होंने हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स की। कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत, और जो संविधान को ख़त्म करना चाहते थे, संविधान को बदलना चाहते थे, उनकी हार अयोध्या की जनता ने की है।
मैं जब और इन बातों से मैं और बात ये जोड़ता हूँ कि जितना पीडीए मजबूत होगा, जितना सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत होगी, उतना ही भारतीय जनता पार्टी और कम्युनल होती चली जाएगी। और उसी का परिणाम है कि जब पीडीए मजबूत हो रहा है, तो इसीलिए वो खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीडीए के से वो मुकाबला नहीं कर सकते, पीडीए के सामने वो टिक नहीं सकते, इसीलिए वो खुदाई का रास्ता निकाल रहे हैं। और जो लोग खोद खोद करके राजनीति करना चाहते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जनता उन्हें ही खोद करके बाहर निकाल देगी। पहले के नेता देखा जाता था कि आपस में बहुत मिलजुल के बात करके रहते हैं, आपस में साठ-गांठ कर लेते हैं। बट आजकल के नेता मतलब ऐसा रहता है कि नहीं, मेरे को आपसे बात नहीं करनी है और थोड़ा द्वेष में रहते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, वो तो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर आजकल ज़्यादा देखा जाता है ऐसा। जैसे हम लोग तो सबसे मिलते हैं, लेकिन कुछ नेता हैं जिनसे कोई नहीं मिलना चाहता। हाँ, आप 1-2 नाम बता दीजिए। नहीं, नाम तो नहीं बताता हूँ, वो सब जानते हैं कौन है ऐसे लोग। मैं जब बीजेपी का इंटरव्यू करता हूँ, बीजेपी के लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, तो जब मैं अयोध्या वाला उनसे सवाल पूछता हूँ, तो बोलते हैं हार-जीत से फ़र्क नहीं पड़ता, काम हम निरंतर कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या काम चल रहा है अयोध्या में? नहीं, वो बातों में बहुत आगे हैं। बातों में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो हार को भी ऐसा स्वीकार करते हैं जैसे वो हारे ही नहीं हैं। वो हार को स्वीकार करना जानते हैं। वैसे प्रदेश के 9 स्थानों पर उपचुनाव हुए अभी, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव नहीं हुआ। वो चुनाव नहीं थे 9 जगह जहाँ हुए थे चुनाव। वो पॉलिटिकल वॉर हुआ था। एक तरफ हमारे समाजवादी पार्टी के सीधे-साधे कार्यकर्ता थे, जिनके हाथ में कुछ नहीं था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को आगे किया हुआ था। तो जो 9 चुनाव हुए हैं, वो डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं थे वो। वो भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस तैयार कर करके, पुलिस को बूथ पे बैठा करके, पुलिस से वोट डलवा करके, पुलिस के माध्यम से चुनाव को अपने पक्ष में किया है। वो चुनाव नहीं हुआ। और क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव होने जा रहा है, मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि पूरे देश के यूट्यूबर्स आए वहाँ, पूरे देश की प्रेस आए और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाता हूँ। क्योंकि कम से कम वो देखें कि अयोध्या में चुनाव कैसे हो रहा है, कितना फेयर, कितना फ्री इलेक्शन होगा। कम से कम वो देखें, उसकी रिपोर्टिंग करें वो। अच्छा, आप राम मंदिर गए हैं अभी अपनी फैमिली के साथ? क्योंकि आपने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि मैं जाऊँगा पूरी फैमिली के साथ। मैं हर दिन भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और जितनी देवी हैं उनको प्रणाम करके के तभी निकलता हूँ घर से। और जिन बीजेपी वालों को लगे कि ऐसा मैं नहीं करता हूँ, तो जिस दिन वो चाहें उस दिन वो आ सकते हैं मेरे साथ और देखने मैं उन्हें बाकायदा दिखाऊँगा, उसके बाद वो स्वीकार कर लें। अच्छा, आपने हाल ही में एक बयान दिया था कि मठाधीश और माफिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसका विरोध भी बहुत हुआ। ऐसा आप क्यों कहते हैं कि मठाधीश और माफिया दोनों सिमिलर ही है? नहीं, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। हाँ, बहुत विरोध नहीं हुआ। बट आप ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे युवा भी लोग बैठे हैं और आपका पहला पॉडकास्ट हुआ था, दूसरा मेरे साथ हो रहा है। पॉडकास्ट तो क्या बंद रूम में होता है, पर आज अपन लाइव कर रहे हैं लोगों के साथ में, तो ये एडिट तो हो नहीं सकता। तो आपने बोला था कि आप एक युवा नेता नहीं रहे अभी, बट अभी भी आपके युवाओं के दिल में आप बहुत प्यार है और आपका भी दोनों उधर प्यार है। तो अभी भी आप युवा नेता हैं, नहीं है? नहीं, नहीं, देखिए, युवा नेताओं की उम्र के हिसाब से मैंने उस दिन कहा था जो इंटरव्यू मेरा हुआ, हाँ। तो कि एज मैंने कहा कि लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में मैंने कहा कि एज़ ए यूथ मेरा ये लास्ट इलेक्शन है। नहीं, यूथ तो कभी भी रह सकते हैं आप। यूथ तो हमेशा ही रह सकते हैं आप। लेकिन एज़ ए यूथ मेरा वो लास्ट इलेक्शन था, लास्ट टू लास्ट इलेक्शन मैंने कहा। अच्छा, अभी जनगणना अभी जो जातिगत जनगणना की बात चल रही है, उसका आप कितना सपोर्ट करते हो और क्यों कराना चाहिए वो? नहीं, समाजवादी पार्टी और मैं व्यक्तिगत खुद जाति जनगणना को 100% कराना चाहता हूँ। इसमें कोई हमारे कन्फ्यूज़न नहीं है। समाजवादी पार्टी और जो वो लोग जो सामाजिक न्याय को सबसे आगे रखते हैं अपना मुद्दा, वो सब चाहते हैं जाति जनगणना हो। और जाति जनगणना होने से कोई खराब नहीं हो रहा। जाति जनगणना से क्या खराब हो रहा है? जाति जनगणना से जातियों में बाँटेंगे लोगों को फिर। नहीं, इससे बँटना नहीं है, इससे जुड़ेंगे लोग। इससे जुड़ने का काम होगा। कौन कहता है कि बाँटेंगे? बाँटा तो एक वो कोई मनु आए थे, उन्होंने बाँटा। जाति जनगणना नहीं बाँट रही ये है। तो बोल ही रहे हैं लोग, बँटेंगे नहीं, तो नहीं, कटेंगे। कोई एक मनु आए थे, उन्होंने बाँटा।
ये जो जाति जनगणना है, ये जोड़ेगा लोगों को, और इसलिए जोड़ेगा क्योंकि हर जाति को हक और सम्मान मिलेगा। सरकार को आसान होगा फैसला लेने के लिए। आज आप बड़े-बड़े डेटा सेंटर बना रहे हैं। क्यों डेटा सेंटर बना रहे हैं आप? कई लोग सुनते हैं कि डेटा से ही पैसा कमा ले रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? अगर जाति जनगणना का डेटा होगा, तो कहीं न कहीं सरकार को अपनी पॉलिसी बनाने में, उन फैसलों को लागू कराने में कम से कम आसानी होगी, और हमें अपना समाज तो वैसे का वैसा स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर जातियाँ हैं, तो जातियाँ स्वीकार करनी पड़ेंगी, और ये कोई हम लोगों ने नहीं बनाई, समाजवादियों ने नहीं बनाई। ये तो 5000 साल से बनी हुई हैं। ये समाजवादी पार्टी इसको कम करना चाहती। जाति जनगणना कर के जातियों के बीच में झगड़ा कम हो जाएगा। बट कैसे होगा? मतलब क्योंकि राजनीति हर तो एक को अपना डेवलपमेंटल स्पेस मिल राजनीति अलग जाएगा। होती है और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स अलग होती है सर। नहीं, ये वो लोग कहते हैं जो जातियों को कुछ नहीं मिला, उनको कुछ देना ही नहीं चाहते ये लोग। वो लोग कहते हैं कि प्रोग्रेसिव नहीं है। आप मुझे बताइए, दुनिया के सभी देश हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है अमेरिका। क्या वो अपने लोगों को अफर्मेटिव एक्शन से लोगों को नहीं आगे बढ़ाता है? बढ़ाते हैं। जो लोग कलर की वजह से जिनके बीच में दूरियां हुई, जिनको समाज में बराबर का स्थान नहीं मिलता था, अफर्मेटिव एक्शन से वो आगे ले जाते हैं। तो क्या है अफर्मेटिव एक्शन? और फिर पूरी दुनिया के लोग, बीजेपी वाले अब कम बोलते हैं, पहले ज्यादा बोलते थे। इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही है ना कि जो जिनको कुछ नहीं मिला उन्हें भी शामिल किया जाए, उनको भी उस योजना से जोड़ा जाए। और फिर सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तभी तो संभव है जब सबकी पता हो कौन कितना है। सबका साथ कैसे संभव होगा बिना गिनती के? आप किसका साथ लोगे? तो सबका साथ सबका विकास बोलने वाले, इंक्लूसिव ग्रोथ बोलने वाले, सोशल इंजीनियरिंग के नाम को और आगे बढ़ाने वालों को जाति जनगणना करानी चाहिए, और जाति जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा। हर जाति अपना हक सम्मान मांगेगी, उसको आप देंगे तो और जाति जनगणना खत्म हो जाएगी। उससे जो जातियों के बीच में दूरियां वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आपके पिताजी से आपने बहुत सारी बातें सीखी होगी, बहुत लंबा सफ़र रहा है आपका राजनीति का। आप पिता के रूप में कैसे हैं? आप क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं केवल देखता हूँ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। सोशल मीडिया का दौर है, वो आपको बताते हैं कि पापा ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा ट्रेंड फ़ॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, वो मुझे नहीं बताते हैं, लेकिन मैं वॉच करता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक पिता को कैसा होना चाहिए? बहुत लिबरल होना चाहिए, क्योंकि और सुनना चाहिए दूसरे का। आपको करोड़ों लोग फ़ॉलो करते हैं सर। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ और हमेशा निरंतर आगे बढ़ पाएँ? मैं तो ये कहूँगा कि ईमानदार रहें आप, और बिना भेदभाव के काम करें, मेहनत करें, और लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट थोड़े दिन के लिए तो है, लेकिन मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक होती है डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, एक होती है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स। आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने भी तो अगर इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बनाया पर मेरे को जीत नहीं मिली। तो क्या आप निरंतर काम करते रहेंगे और आप बनाते रहेंगे ऐसी सारी चीज़ें? नहीं, हमारा समाजवादियों का मानना ये है कि लगातार काम करते रहें, और लगातार रचनात्मक या कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते रहें। यही समाजवादी पार्टी का रास्ता, और यही हम लोग करते रहे। सत्ता में हैं और सत्ता के बाहर हैं, तब भी हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब आपसे घर खाली करवाया था तो आप पे बहुत इल्ज़ाम लगाए थे कि आपने तो टूटी भी निकाल के ले गए और आप इसके पीछे कौन था? नहीं, देखिए, मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। अ, जो कुछ हुआ, वो सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि सरकार कितनी ताकतवर होती है। अगर आज उन्होंने किसी को बदनाम करने के लिए किया है, तो कल उनके लिए भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। हुँ। और अगर आज उन्होंने हमारे घर में कुछ खोजा है, तो कोई दूसरा और भी कुछ खोज देगा। और सच्चाई तो ये है कि सरकार को नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव पॉलिटिक्स से उन्हीं का नुकसान होगा। और इन परिस्थितियों में जो आज जब हम और आप सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो अपने प्रचार से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, दूसरे का कैसे नुकसान हो, दूसरे को कैसे बदनाम किया जाए।
अगर वो अपने प्रचार के लिए 1000 रुपये खर्च करते हैं, तो दूसरे को बदनाम करने के लिए 10,000 रुपये खर्च करते हैं। ये ऐसी पार्टी है, सोचिए आप। उस समय आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल है राजनीति करना। क्या आपको लगता है वास्तव में आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच बची है? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलोगे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है फिर। तो नहीं रही। फिर तो पुलिस आएगी, फ्रीडम पुलिस को है फिर। तो अभी डिक्टेटरशिप चल रही है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री है हम? नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन तानाशाही का रास्ता अपना रहे हैं। और जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, राजा जो हैं, हमने जो पढ़ा है, राजा तानाशाह होता है, और जो राजा तानाशाह होता है वो कभी न कभी हटता है। रामायण में भी तानाशाह कौन था? हमने आपने सबने बचपन से सीखा, देखा या पढ़ा है। तानाशाह कौन था? रावण था। सब वो काम करता था जो जनता को नहीं पसंद थे। महाभारत हम लोगों ने पढ़ा और देखा, उसमें तानाशाह कौन था? दुर्योधन। अंततः क्या हुआ? तो जो तानाशाह है उनको हटना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। एक आखिरी सवाल, आपकी रामायण से क्या सीखे जो लोगों को देना चाहते हैं आप? नहीं, हम कुछ सिखाने वाले नहीं है। इस देश में इतना दर्शन है, और जिसको सीखना हो वो प्रयागराज चला जाए। इतने साधु संत महापुरुष आए हुए हैं कि उनसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और ऐसे ऐसे साधु संत हैं जिनके कभी दर्शन नहीं किए होंगे, उन साधु संतों के भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके और आपका टाइम लिया हमने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।